एसडीपीआई की अहमियत और आगे के क्या मंसूबे हैं कर्नाटक के लिए खास करके? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आकर 13 साल हो गया। जो 75 साल में इंडियन पॉलिटिक्स में जो मजलूम जो कम्युनिटी है, यानी कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके, ये लोगों को एम्पावर करने के लिए। दूसरा, ये 75 साल में सियासत पैसे वालों और जो लोग राउडिज्म में, ऐसे जो लोग और इनका हाथ में जो पॉलिटिक्स था, जो अच्छे लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग पॉलिटिक्स को दूर रहते थे और बाहर बात करते थे, मीडिया में बात करते थे या लिटरेचर लिखते थे या भाषण करते थे, वो लोग सही नहीं, ये लोग सही नहीं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये बात करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जिस सिस्टम में गलत हो रहा है उस सिस्टम को जाकर इसको सही करना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए और जो मेजॉरिटी जो पीपल है, मुस्लिम, दलित, जो आदिवासी, पिछड़े तबके, जो बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, ये लोग कभी भी पॉलिटिक्स से दूर हैं। तो इनको पॉलिटिक्स को एम्पावर करने के लिए और एक क्लीन पॉलिटिक्स करने के लिए, एक करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लोगों को इंट्रोड्यूशन कर काम कर लेकर है। सर, इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, क्या वो सही दिशा में जा रही है? ये बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले 8 साल में जो हुकूमत में जो चल लेकर है, जो भी ये डेमोक्रेसी का खिलाफ चल लेकर है। पर्टिकुलरली कुछ कम्युनिटी को टारगेट करते हुए इनका ऊपर जो काला कानून लेके आके ये एक नफरत का सियासती कर लेकर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ट्रिपल तलाक ये लोग लाए। ट्रिपल तलाक क्योंकि 20 करोड़ मुसलमान आबादी है इधर, कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं पूछा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर्स नहीं पूछे, कोई एमएलए नहीं पूछा, कोई एमपी नहीं पूछा, उसके बावजूद भी ये लाए हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके काम कर लेकर है। ये डेमोक्रेसी का खिलाफ है। डेमोक्रेसी खत्म होते आ रहा है। एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का जैसा एक माहौल पूरा इंडिया में है। तो ये अलार्मिंग है। तमाम इंडियन को, जो 140 करोड़ जो आबादी है, रीथिंक करना है, क्योंकि इंडिया जैसा मल्टीकल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी मजहब रहने वाले इस इंडिया का जो आइडिया है, उसको बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाना है और इसका सेकुलरिज्म को बचाना है, तो सब लोग एक होकर काम करना है। सर, 2009 में कायम हुई पार्टी, जब से कोई भी इश्यू तो एसडीपीआई का नाम ही आता है। देखिए, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रियल ऑपोजिशन होकर काम कर रहे हैं। कोई भी इश्यू आ गया तो वो इश्यू को एड्रेस करते हैं। और हम ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी आरएसएस करती है, इसका सख्त मुखालिफ करते हैं और इनको आइडियोलॉजिकली हम मुखालिफ करते हैं, अनकॉम्प्रोमाइज मुखालिफ करते हैं। इसलिए ये लोग हमारे जैसा पार्टी को टारगेट करता है। सर, आपका जो मोटो है फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम हंगर, उसका क्या एक्चुअल मकसद? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। 140 करोड़ आबादी रहने के बावजूद भी इंडिया का अंदर अभी भी हंगर है। हंगर इंडेक्स में परसों आया, 167th प्लेस को इंडिया आया। हंगर हर दिन भूख से इधर मर लेकर है। और यहाँ का टोटल आबादी में 10% आबादी अभी भी स्लम में है। यानी कि एक भूख से एक सोसाइटी है। ये आज़ादी का 75 साल होने के बाद आज भी भूख से मर रहे हैं, आज भी 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। बोलो तो हम ये समझना है कि डेमोक्रेसी में सही तरीके चलने करने हैं। तो हमारा जो मोटो है इस देश का, ये हर 130 करोड़ जो आबादी में इन लोग सभी लोग हंगर फ्री रहना चाहिए, ये हमारा मोटो। दूसरा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, फियर है।
फियर में मार्जिनलाइज कम्युनिटी, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी कभी भी एक फियर में है ये लोग। कल क्या होगा, एक तो दंगे फसाद, हमला, गाय का नाम पे, अलग अलग नाम पे दलितों को ऊपर भी हमला किया जाता है। दलित का एक लड़का नौजवान वॉच बना बोलकर घोड़े पे गया बोलकर उनका ऊपर हमला, दलित बच्चों का ऊपर रेप को लेकर है। आदिवासी को उनका जो जगह से, उनका जंगल से उनको उठाया जाता है। और किसान को ये मालूम नहीं है कि कल में मेरा जो खेती बाड़ी में जो आया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको रेट मिलता है नहीं मिलता, वो खुदकुशी कर रहा है। ये सब फियर में होता है। तो इंडिया का तमाम लोग फियर से फ्री होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक मुल्क में एक आजाद लोग होना चाहिए। तो इसलिए हमारा इस देश को जो फियर से फ्रीडम करना, ये हमारा मकसद है। सर 2023 का जो कर्नाटक में इलेक्शन होने जा रहा है, तो एसडीपीआई का क्या ग्रोइंग स्टेटस है और क्या मन? देखिए, हम लोग 13 साल से कर्नाटक में भी हम काम कर रहे हैं। अलग बहुत सारे इंतखाबात 2013 से हम लोग असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2013, 2018 ये तीसरा इलेक्शन है हम लोग को एज एसडीपीआई। तो इसमें हम 224 कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम लोग एक सर्वे किए हैं। तो इसमें एक 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हम लोग को पॉजिटिव आए, क्योंकि उधर हम काम किए, हमारा कैडर बेस्ड है, हमारे अच्छे सपोर्टर्स हैं। तो ये बार इंशाल्लाह कर्नाटक में 100 प्लेसेस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंटेस्ट करने वाला है। सर आपकी पार्टी और बाकी जो पार्टियां है, एआईएम हो या अभी कर्नाटक में आम आदमी पार्टी, क्या डिफरेंट है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा जो नारा है सोशल डेमोक्रेसी, हमारा आइडियोलॉजी जो है सोशल डेमोक्रेसी है, यानी सबको बराबरी। हम आवाम के सामने एक नया एजेंडा नहीं रखते हैं, हम लोगों को रखते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, है हमारा एजेंडा है। हम और एमआईएम को क्या फर्क है? एमआईएम इलेक्शन टू इलेक्शन को आता है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 24/7 365 डेज लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों को जब भी परेशानी आया, बाढ़ आया, कोरोना आया, जो भी इश्यू हो, लोकल इश्यूज हो, लोगों के साथ जुड़कर हम काम करते हैं 24/7 365 डेज। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन टू इलेक्शन आता है। दूसरा आप जिक्र करें आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का पता नहीं उनका आइडियोलॉजी क्या है। आम आदमी पार्टी ठीक है, करप्शन फ्री बोलते हैं, करप्शन फ्री गुड है। और ये लोग अच्छे अच्छे दिल्ली में क्लाइम करते हैं कि स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। मगर मुस्लिम इश्यूज पे क्यों ये लोग नहीं बात करते? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो दिल्ली राइट्स हुआ, 52 लोग उसमें शहीद हुए, तो उस टाइम में आम आदमी पार्टी कहां था? जो जहांगीरपुर में मुसलमानों के घर के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर जो बुलडोजर चली, उस टाइम में उधर उतना चलने करता। केजरीवाल बेंगलोर में आके इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो इनका खुद का गवर्नमेंट परसों मुसलमानों के ऊपर में बुलडोजर चलाया और कोई भी मुस्लिम इश्यूज पे ये बात नहीं करते। अभी गुजरात में जाकर कैंपेन क्या कर रहे हैं लोग? अयोध्या का राम मंदिर को लोगों को उधर क्या लेके जाएंगे हम लोग। तो मतलब क्या, इनको क्लियर मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करके उधर एक मंदिर बनाया हुआ है, ये मंदिर को लेके जाना, इसका मतलब क्या है? वो दूसरा कोई भी मंदिर को लेके जाने के लिए बोलेंगे तो ठीक है, मगर इनको केजरीवाल को मालूम नहीं क्या मुसलमानों का ऊपर एक जुल्म, नाइंसाफी होकर उधर बनाया गया है। हाँ, दूसरा आकर कश्मीर का जो 370 पर जो एक निकाले, तो उसको स्वागत करते हुए अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं। जब दिल्ली को इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस मांगते हैं, वही आदमी जो कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस को जो निकाला गया उसको समर्थन करते हैं। यह है आम आदमी पार्टी का स्टैंड। सर अभी आगे क्या कर्नाटक में क्या स्ट्रेटजी के साथ प्लान पर जा रही है? देखिए, हम कर्नाटक में फुल स्विंग के साथ हम इलेक्शन पे जा रहे हैं। अब 5 जोन में हम लोग जनाधिकार समावेश, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हर दिन हमारे पार्टी को अलग अलग कम्युनिटी का लोग जुड़ लेकर है। तो हम इलेक्शन को फोकस करते हुए हम काम करेंगे।
क्योंकि हमारा एक फोकस है नेक्स्ट जो आने वाले जो असेंबली में किसी को मेजॉरिटी मिलने वाला नहीं है, एक हंग असेंबली होगा। तो हंग असेंबली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मेन रोल प्ले करेगी। सर, कांग्रेस समझती है कि एसडीपीआई खतरा है अपने लिए? देखिए, कांग्रेस का एक पुराना एक ऐसा एक प्रोपेगेंडा है। अगर कांग्रेस सही होता तो आज ये हालात नहीं आता। देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अभी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूसी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंप्लीमेंटेशन यानी उसको लिफ्ट यानी कि उसका स्टैंड क्लियर किया, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको कांग्रेस स्वागत किया। कांग्रेस का टाइम में ये बना था प्रपोजल। एक अभी फॉर एग्जांपल कर्नाटक में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईवीएस जो है ये वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का सिस्टम है जो वर्णाश्रम सिस्टम में दिया गया है। देखिए उसमें एलिजिबल होता है जो ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय, तीन ही लोग एलिजिबल होते हैं। शूद्र जितने भी शूद्र हैं बैकवर्ड क्लास इसमें एलिजिबल नहीं होता है। वर्णाश्रम सिस्टम का जो तीन कम्युनिटी को जो अपर कास्ट है उनको लिए एलिजिबल होता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका, ये 10% का रिजर्वेशन में क्या कहता है, जो लोग बैकवर्ड क्लास का लिस्ट में नहीं है वही लोग एलिजिबल होते हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे एवरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग वक्कलिगास इंक्लूडिंग लिंगायत्स बैकवर्ड क्लास का लिस्ट में है, इसको एलिजिबल होते हैं कर्नाटक में ओनली ब्राह्मण एंड वैश्य। ये 2-3 कम्युनिटी है, ये 3% से ज्यादा नहीं है। यानी कि 3% लोगों को आप 10% रिजर्वेशन देते हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं उसमें शेयर करना चाहते हैं। इसको कांग्रेस सपोर्ट कर लेकर है। दूसरा, ये लोग बताते हैं कि एसडीपीआई से खतरा है या ये लोग वोट डिवाइड करते हैं, एसडीपीआई से बीजेपी आ जाता है, एसडीपीआई बीजेपी का बी टीम है, ये इल्जाम लगाता है ना। सर, ये भी बात है कि अगले जो इलेक्शन में जेडीएस के साथ एसडीपीआई मिलेगी। नहीं, ये मैं क्लियर करता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज कर्नाटक में जो हुकूमत है वो बीजेपी है। कैसा आया बीजेपी? 2018 में एसडीपीआई 3 जगह कंटेस्ट किया था। जो मैंडेट दिया लोगों ने सेक्युलर पार्टी को, कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस बना। अलायंस बनने के बाद क्या हुआ, 14 कांग्रेस का एमएलए, 3 जेडीएस के एमएलए बीजेपी को सेल हुए। जो 14 लोग जो गए वो सभी लोग सिद्धरामैया का शागिर्द थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, फुल 25 साल के बाद फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस का हुकूमत आया था, 28 एमएलए बीजेपी को सेल हो गए। तो आज गवर्नमेंट कांग्रेस को, बीजेपी का गवर्नमेंट कैसा बन रहा है, तो कांग्रेस को एमएलए को खरीदते हुए। ये कल भी अगर कर्नाटक में जो मेजॉरिटी आएगा, अभी हम लोग ये नहीं कर भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कैसा कांग्रेस एमएलए बीजेपी को जाएगा या नहीं जाएगा, किसी को भरोसा नहीं। तो हमारा एक ताकत को, खुद का एक ताकत को खुद इक्तदार में लेके आना हमारा जिम्मेदारी है। एक लॉन्ग टर्म तक इस कांग्रेस को या इस सेक्युलर पार्टी को भरोसा कर लेकर जाना, इस कम्युनिटी जो भी मार्जिनल कम्युनिटी है खुदकुशी किया जैसा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप पूछे हैं जेडीएस का साथ अलायंस। हम लोग ये सब रहने के बावजूद भी बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए हम लोग कुछ अलायंस करने के लिए हम ओपन है। ऐसा नहीं है कि हम ओपन नहीं है बोलकर, अभी तक वो बातचीत शुरू नहीं हुआ, देखेंगे आइंदा दिनों में क्या होता है। सर, साहिली पट्टी में एसडीपीआई के कितनी सीट होंगी 100 में से? साहिल कोस्टल बेल्ट में कितने जगह पर इलेक्शन होगा? हाँ, देखिए अलग अलग प्रपोजल है, अभी भी फाइनल नहीं किया है हम लोग, बट कल भी हमारा प्रपोजल है, उडुपी में भी हमारा प्रपोजल है, साउथ कन्नड़ा में भी हमारा स्ट्रांग बेल्ट है प्रपोजल है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कर्नाटक में टोटल है कि 100 तक कॉन्स्टिट्यूंसीज हम कंटेस्ट करेंगे, उसमें उत्तर कन्नड़ा भी रहेगा, उसमें उडुपी में रहेगा, साउथ कन्नड़ा, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कैंडिडेट्स रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये थे अब्दुल मजीद साहब जो को हिंदुस्तान के हालात और कर्नाटक के आने वाले इलेक्शन के बारे में हमको जानकारी, हम उनका साहिल उल्लंघन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।